नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सोने और चांदी को लेकर इस समय दुनिया में एक हलचल चल रही है। चाइना ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो दुनिया में बड़ी खबर बन रही है, और भारत में भी गोल्ड ईटीएफ को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। बड़े निवेश पर एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। क्या क्यों ये 25 करोड़ से ज्यादा के निवेश को रोकने की कोशिश की जा रही है, और क्या भारत और चीन की स्थितियों में फर्क है? आज समझते हैं। वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, ये इस तरीके की खबर आई कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन, कोटक, कई बड़े जो एएमसी थे, कुछ और एएमसी ने भी जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड एफएफ में बड़े निवेश पर रोक लगाई है, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो क्या इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या इसके पीछे के कारण समझ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो प्रधानमंत्री मोदी की अपील है। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो मई के महीने में शुरू में अपील की थी कि आप एक साल के लिए सोना मत खरीदिए, क्योंकि $72 बिलियन का सोना हमने 25-26 में हमने आयात किया। बहुत हाँ। बड़ा नंबर था। भारत की तीसरे सबसे बड़ी आयातित वस्तु थी, अगर मैं उसको लिस्ट में प्रायोरिटाइज करूं तो इस बात को लेकर भारत सरकार चिंतित थी। हालांकि सोना चांदी हमारी परंपरा से, हमारी सोशल कल्चरल वैल्यू से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि भाई एक साल तक नहीं खरीदेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुराना सोना जो आपके पास घर पर पड़ा है, जिसके बारे में हम कई दफे चर्चा कर चुके हैं, उसको आप इस्तेमाल करिए। जी। तो अब लाजमी बात है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स तो की मैं इतनी बात नहीं करता, पर जो ईटीएफ्स हैं, हाँ। हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं हाँ। तो ईटीएफ को उसका गोल्ड बैकअप रखना पड़ता है। जैसे आपने $1000 लगाया तो $1000 का गोल्ड ईटीएफ अपने वॉल्ट में, अपने भंडार में उसको रखेगा। तो जैसे जैसे निवेश उसमें आता है, वैसे वैसे ईटीएफ को लेना पड़ता है। तो बहुत बड़ा आयात जो हो रहा था, और इसकी आपको याद होगा, पिछले आप ही के चैनल पे मैंने एक वीडियो में विश्लेषण किया था कि अगर पूरा मान लीजिए 1 टन सोना आता है तो उसमें से 30 से 40% हाँ। निवेश के लिए आता है। हाँ। यानी कि 60 से 70% आता है ज्वेलरी बनाने के लिए, जिसकी जिसकी जिसका प्रयोग किया जाता है, और 30 से 40% सिर्फ निवेश के लिए आता है। निवेश का अर्थ है कि जब आप ईटीएफ में निवेश करते हैं, या आप ये चिप्स कॉइन्स वगैरह आप लेते हैं, जो निवेश प्योरली निवेश के लिए, जिसकी ज्वेलरी नहीं बनती, तो वो उसमें जाता है। तो मेरे ख्याल सरकार का हो सकता है एक अनऑफिशियल डायरेक्टिव गया हो, जो बड़े 25 करोड़ से ऊपर के जहां पर डिलीवरी ली जाती है, तो एक बड़ा अमाउंट माना जाता है उसको। तो उसमें सरकार ने रिस्ट्रिक्शन, हो सकता है एक एक डायरेक्टिव दिया गया होगा 25 करोड़ से ऊपर का जो इंपोर्टर होगा। हम्म। अब देखिए, जिसने 25 करोड़ से ऊपर निवेश किया है, उसका जो जो फंड है, हाँ। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो इधर उधर ज्वेलर से नहीं खरीदेगा वो। ये हाँ, आप समझ बिल्कुल। सकते हैं, वो ज्वेलर से नहीं, या तो वो सीधा इंपोर्ट करेगा, हाँ। या किसी बड़े इंपोर्टर से वो सीधा खरीदेगा। वो ज्वेलरी की दुकान पे जाके नहीं खरीदने वाला। हाँ। इतना तो ज्वेलरी वालों के पास होगा भी नहीं, मना भी कर देंगे, या उसको 25 जगह इकट्ठा हाँ। करना पड़ेगा, हाँ। वगैरह वगैरह। तो वो व्यक्ति सीधा या तो इंपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं साउथ अफ्रीका में, दुबई में, अन्य जगह जहां जहां से सोना आता है, कुछ लैटिन अमेरिका में, वहां से वो उसको इंपोर्ट करता है। या फिर जो बड़े इंपोर्टर्स हैं उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हमें इतना सोना चाहिए। तो वहां पर मुझे लग रहा है बड़े इंपोर्टर्स के ऊपर हो सकता है कि एक अनऑफिशियल डायरेक्टिव गया हो कि आप बड़ा इंपोर्ट अब आपको ऐसे अलाउ नहीं होगा। जैसे चांदी में आपको याद होगा, गोल्ड सिल्वर डस्ट पर, हाँ। सिल्वर बार्स पर, कच्ची चांदी पर अब लाइसेंसिंग हो गई है। हम्म। तो सोने पर उस प्रकार की लाइसेंसिंग तो नहीं हुई है जिस प्रकार की लाइसेंसिंग चांदी पे की गई है। परंतु एक मैं समझता हूं अनसेड एक डायरेक्टिव दिया गया है कि भाई बड़े इंपोर्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि अगर 25-25 करोड़ का एक एक चंक में लोग लेते रहेंगे, तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार फिर तेजी से डिप्लीट होगा। तो ये सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाने की मुहिम है, बचाने की मुहिम है, और कि वो कम खर्च हो ऐसे माहौल में जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस हाई है, और हमारे बाकी के जो फर्टिलाइजर के, क्रूड ऑयल के कुछ ऐसे आयात हैं जो कि बिल्कुल जरूरी हैं, जिनको हम इस समय रोक नहीं सकते। तो हम्म। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि एक तरह से आप कह लीजिए कि हाई हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर रैशनिंग कर दी गई है, अगर हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें। गोल्ड रैशनिंग एक तरह से ये कर दी गई है कि आपको अब जो बड़ी मात्रा में जो मंगवा रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर हम नजर रखें। फुटकर फुटकर जो आ रहा है, हाँ। जो फुटकर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ज्वेलर्स का काम नहीं रुकना चाहिए। किसी को 1 किलो चाहिए, किसी को 2 किलो चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए, उनका काम नहीं रुकना चाहिए। पर 25 करोड़ में आप समझ सकते हैं, अगर मैं 25 करोड़ का हिसाब लगाऊं
तो करीब करीब एक बार में 15 से 20 किलो गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं किलो में बात करूं। तो मुझे लग रहा है एक एक दो दो किलो को रेगुलेट करने की बजाय सरकार ने जो है हो सकता है डायरेक्टिव दिया हो कि आप मोटी क्वांटिटी में अपना, तो इसी इसी वजह से। और ये भी हो सकता है विक्रांत कि एथिकली फंड्स को खुद भी लग रहा हो कि हाँ। भाई जब कोई एचएनआई का निवेश आता है तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें। कोई बड़ा फंड ले रहा है, 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नॉर्मली फंड्स ही करते हैं, एचएनआई करते हैं, तो उस पर हम रैशनिंग कर दें। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपील करी है, और छोटे छोटे हाउस होल्ड जब अपना एक छोटी सी चेन बनवाने में, एक छोटी सी चूड़ी बनवाने में जब वो इस समय कंजूसी कर रहे हैं कि नहीं हमें खर्च करना चाहिए, तो ऐसे में बड़े फंड्स धड़ल्ले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सारी जो मेहनत रिटेल इन्वेस्टर्स की, रिटेल यूजर्स की, वो सारी मेहनत एक बार में ये खत्म हो जाती है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एथिकली इन फंड्स को लगा होगा कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील को ध्यान में रखते हुए हम बड़े निवेशकों पर रैशनिंग कर दें, जिससे बहुत बड़े अमाउंट में एक साथ नहीं। या दूसरा, वो नजर में भी आता है, नजर में आएगा तो डीजीएफटी भी उस पर नजर रखता है, उनसे पूछताछ भी करी जाएगी कि आप किस लिए ले रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए रैशनिंग की गई है। पर मुझे लग रहा है ये टेम्परेरी होगी, ये परमानेंट नहीं होगी। जब तक है, जब तक ये विदेशी मुद्रा भंडार का जो कंजर्वेशन है तब तक ही अप्लाई करता है। सर, इस बीच चीन से जो लगातार जो खबरें आ रही हैं कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स ने मई में भी बड़े पैमाने पर सोना खरीदा। चीन ने सर मई में अपनी जो पिछली रफ्तार थी उसे बढ़ाते हुए 10 टन के करीब सोना खरीदा है। तो बिल्कुल अभी तो पूरी दुनिया में सब युद्ध में लगे हुए हैं और चीन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है। और इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आपने अगर मेरे चैनल को तो आप भी फॉलो करते हैं, जो शरद कोहली ऑफिशियल है, उस पर मैंने चीन का ये सारा खेल डाला था। और आपको मैं इससे, आपने जो फिगर बोली है और जो हाँ। फैक्ट बताया है, उसमें मैं एक आंकड़ा जोड़ दूं। लगातार 19वें महीने पहली बात तो चीन ने ये खरीदा है, लगातार 19 महीने से हम्म। चीन इसको खरीद रहा है। यानी कि अगर हम जाएं तो 2025 जुलाई के बाद, 2025 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद लगातार परचेस चल रही है। हम्म। कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें चीन ने नहीं खरीदा है। और ये भी आपको बताऊं कि लगातार ये 14वां महीना है, 14th मंथ है, जब चीन ने पिछले महीने से ज्यादा सोना खरीदा। यानी पिछले महीने से जो अच्छा। ग्रोथ है, हाँ। वो ग्रोथ की रफ्तार बढ़ रही है। मतलब पिछले महीने एक एक्स अमाउंट से खरीदा, उसके बाद एक्स ग्रोथ रफ्तार से और खरीदा, फिर खरीदा। तो लगातार इसको वो बढ़ाया जा रहा है। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि चीन को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है विक्रांत, जो कि बाकी के दुनिया को, निवेशकों को शायद नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सोने चांदी के निवेशक हैं और आप सोने चांदी की इस समय कीमतों को लेकर परेशान हैं, जो सोने चांदी का दबाव लगातार दिखाई दे रहा है, अगर आप उसको लेकर परेशान हैं, तो चीन से सीख ये लेनी चाहिए कि जब सब बेच रहे हो या सब दुखी हो, उस टाइम वो खरीद रहा है। और आई थिंक दैट इज द राइट वे। मैं तो निरंतर आपको बता के ये बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा अवसर है इस समय, अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। प्रधानमंत्री जी की बात को जहन में रखिएगा, वो आपकी मर्जी है, पर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लंबे वक्त के लिए, और लंबा वक्त भी 2 से 5 साल के लिए ले, तो मुझे लगता है चाइना का गोल्ड एक्यूमुलेट करना इस बात की तरफ भी संकेत दे रहा है विक्रांत, कि गोल्ड स्टैंडर्ड आने वाले समय में आने वाला है। हम्म। क्योंकि क्योंकि 1971 से पहले ये हुआ करता था, और चाइना जो उनकी करेंसी है युआन, उसको वो गोल्ड बैक करेंसी करना चाहता है। तो हम्म। आगे आने वाले समय में जब ये डॉलर की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, तो आने वाले समय में वही करेंसी मजबूत मानी जाएगी जिस करेंसी के पीछे सोना उस देश के पास रखा होगा। हम्म। तो इसको गोल्ड बैक करेंसी की तरफ चाइना बढ़ रहा है। उसको उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है गोल्ड रिजर्व करेंसी। हम्म। मतलब जितना आपके पास सोना है, उसी के आधार पर युआन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी ताकत तय की जाएगी। इस वजह से भी चीन इकट्ठा कर रहा है। और चीन को यह भी पता है कि सोना धीरे धीरे धरती से समाप्त हो रहा है। लगभग 80,000 टन सोना इस समय बचा है, जो मेरे अनुमान के हिसाब से 15 साल में क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे आगे इसको निकालने की और अच्छी आ रही है, हो सकता है 10 साल में ही समाप्त हो जाए। अभी तो 5,000 से 7,000 टन हर साल सोना निकाला जाता है, पर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए उपकरण आ रहे हैं, हो सकता है कि ये और जल्दी सोना यहाँ से निकलना शुरू हो जाए। तो जल्दी निकलेगा तो जल्दी समाप्त होगा। तो चीन को ये भी पता है कि ये भी एक बहुत रेयर ऐसी धातु है जो कि आगे मिलने वाली नहीं है, और इसके आधार पर करेंसी चलने वाली है। ये मुझे लगता है चीन जो काम कर रहा है। देखिए, आप जब अपने चैनल पे किसी चीज की चर्चा करते हैं, तो उसमें आम आदमी की एक तो जानकारी बढ़ जाती है उसकी, पहला तो ये लक्ष्य होता है। हाँ। दूसरा, मैं मानता हूं ये भी लक्ष्य होता है
कि आपके लिए वो जानकारी काम की रहे, बिल्कुल। मतलब आपको वो जानकारी फायदा पहुंचाए। ज्ञानवर्धन तो होता ही होता है, ज्ञानवर्धन तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके ज्यादातर वीडियोस, ज्यादातर क्या आपके सारे ही वीडियोस ज्ञानवर्धन के होते हैं, चाहे आप जनरल न्यूज का दें चाहे आप कहीं का भी दें, वो ज्ञानवर्धन के लिए होता है कि लोगों को न्यूज के बारे में जागरूक कराना। हम्म। पर मुझे लगता है कि मैं जब बोलता हूं तो मेरा लक्ष्य एक एक उसमें जुड़ जाता है कि लोगों का जो ये 15-20 मिनट 25 मिनट जितनी भी देर का आपका वीडियो होता है, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, उसमें लोगों को जब 20-25 मिनट जब अपनी अपनी बहुमूल्य समय का जब वो लगाएं, तो उनको उसका लाभ भी हो। एक लाभ ज्ञानवर्धन, दूसरा लाभ आपकी जो वित्तीय सेहत है, जो आपकी आर्थिक सेहत है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं कुछ इजाफा होना चाहिए। हो सकता है आज ना हो, महीने बाद हो जाए, 2 महीने बाद हो जाए, पर आपको वो सुनना जाया ना जाए। तो मैं तो इसको सीधा जोड़ता हूँ लोगों के प्रॉफिट से। आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? अरे सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं यार, चीन जो कर रहा है करता रहे, मेरी जेब पे क्या फर्क पड़ता है, मेरी मेरी अपनी वित्तीय हालत में। तो वो मैंने आपको जोड़ के बता दिया। सर एक और खबर भी चीन से आई है कि वहां पर जो सोने और चांदी पर वहां के कमर्शियल बैंक्स ने मार्जिन मनी बढ़ाकर 120% कर दी है। और उनका इसके पीछे के लॉजिक ये है कि सट्टेबाजी पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी इससे। जी हाँ, जब भी कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं, हम्म। उनको लगता है कि स्पेकुलेशन और वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बिल्ड हो रही है किसी भी कमोडिटी में, तो हाँ। उस पर मार्जिन बढ़ा दी। यही यही खेल शेयर मार्केट में भी होता है। जब किसी स्टॉक में ज्यादा स्पेकुलेशन होने लगती है, ज्यादा सट्टेबाजी होती है, तो उसके लिए मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। मार्जिन, मैं आपके फॉलोअर्स व्यूअर सब्सक्राइबर को बता दूं क्या चीज होती है। मार्जिन का अर्थ होता है जैसे 1 किलो सोना अगर आपने लेना है, तो उसके लिए अगर अगर बैंक ने या स्टॉक एक्सचेंज ने 10% का मार्जिन रखा हुआ है, तो आप 15 लाख रुपए देंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए, मान लीजिए 1 करोड़ 51 लाख 52 लाख का रेट है, हम्म। तो आप 10% देंगे, यानी कि 15 लाख आप जमा कराएंगे, और उस 15 लाख के आधार पर आप 1 किलो सोना आपके पास आ जाएगा। उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, तो उसको बेचना है आपने, उसको रखना है, आप उतने मार्जिन, और कल को जब कीमत बढ़ जाती है तो आपसे मार्जिन, उसी मार्जिन पे बेच के आप निकल सकते हैं, यानी कि मार्जिन प्लस प्रॉफिट आपके पास वापस आ जाता है। खैर वो तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग प्रक्रिया है। पर ये सच है, जब जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जब जब स्पेकुलेशन बढ़ती है, जब जब डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, तब तब मार्जिन बढ़ा दी जाते हैं, क्योंकि उसमें जो संस्था होती है विक्रांत, उसका रिस्क बढ़ जाता है। हम्म। कि मान लीजिए एकदम से नीचे आ गया, और हाँ। इस समय क्योंकि थोड़ा दबाव में था, तो आपका तो मार्जिन कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हाँ। मार्जिन अमाउंट बढ़ा दिया जाता है कि अब आप ज्यादा पैसा हमारे पास रखिए, क्योंकि इसमें दबाव आ सकता है। और इसलिए भी उन्होंने किया है क्योंकि इस समय ईरान में युद्ध की परिस्थिति जो है फिर बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। पीछे लड़ाई, हालांकि आज कुछ थोड़ी सी राहत की खबर है कि अभी राष्ट्रपति हाँ। ट्रंप ने उसको बोला, नेतन्याहू, अबे बाज आ जा यार, तू क्यों मुझे मरवा रहा है, सीधी देसी भाषा में बोल रहा हूँ, क्यों मुझे मरवा रहा है यार, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा, तो उसने थोड़ा सा पॉज लगाया है, वरना पीछे 2-3 दिन लड़ाई फिर काफी भड़क गई थी। तो मामला काफी सेंसिटिव बना हुआ है, और आई थिंक इसी वजह से चाइना को लगा होगा कि इस समय कीमतें कहीं भी जा सकती हैं। तो एक दफे को जब तक ये देखिए, जब तक ये टेंशन है, हम्म। तब तक कीमतों पे दबाव बना रहेगा। हम्म। ये मैं सभी फॉलोअर्स व्यूअर सब्सक्राइबर्स को सतर्क करना चाहता हूँ। और अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको विक्रांत, सोने चांदी के मामले में, जो शायद सुने लोग, असल में आपके जैसे आपके चैनल से जुड़े हुए हैं लोग, तो क्या होता है, जो जिन भी एक्सपर्ट्स को आप बुलाते हैं, मैं हूं और कोई, हाँ। किसी को भी आप बुलाएं, तो उनकी बातें सुन सुन के उनको ऐसा लगने लगता है, मैं ये नहीं हाँ। कह रहा कि ऐसा होता है, हाँ। कि भाई यही लोग प्राइस को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं उनको ऐसा, ये एक साइकोलॉजिकल, और मैं हाँ। किसी को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ, हाँ। क्योंकि हम लोग इतना डीप एनालिसिस करते हैं हाँ। कि उनको अंदर से धीरे धीरे सुन सुन के लगना रहता है, यार तुम बढ़वा तो रहे नहीं कीमत। हाँ। आप समझ रहे हैं कि भाई हाँ। तुम कीमत तो बढ़वा नहीं रहे, तुम हाँ। तो कीमत गिरवाए जा रहे हो। तो मैं उनको ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम लोग मात्र विश्लेषण करते हैं। हाँ। अगर साहब, जरूरी बात कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में होता, तो आज आप सब मुकेश अंबानी बन गए होते। हाँ। मैं सबको, सबकी सबकी कीमत जो है वहां पहुंचा देता, जहां जहां आप सोच भी नहीं सकते। काश मेरे हाथ में होता। हम लोग मात्र एनालिसिस लेकर आते हैं, तो इसलिए आपको सुनते सुनते, जिससे आपको जानकारी हो, और आप जब डेली या हर दूसरे दिन जब सुनते हैं, तो आपको उसकी चाल भी पता लगती है, आगे कहाँ जाएगा। हाँ। तो आपकी वापस इस बात पर आऊं कि खाड़ी युद्ध की पोजीशन और चाइना का कनेक्शन क्या है, तो चाइना को भी लग रहा है कि अभी मामला सेंसिटिव है, और जब जैसे ही ये मुझे लग रहा है युद्ध समाप्त होगा, तो इस समय जो सोने चांदी की चाल है विक्रांत, वो एक नेचुरल या नॉर्मल चाल नहीं है। हाँ। चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की हो, बस ये इस एक बात से आपकी आपकी सारी बातों का जवाब निकल आता है। सर आपने जो कहा कि अभी सोने पर दबाव दिखाई दे रहा है,
तो ऐसे कयास लग ही रहे हैं सर कि 4,000 से नीचे भी जा सकता है। और forex.com में पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले, उसमें कहा गया उनके एक्सपर्ट के जरिए कि ये $4,000 के लेवल के नीचे या उसके आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, मैंने आपके ही चैनल पे शायद 2-3 दिन पहले बोला था, हम लोग इसको ऐसे असेस करते हैं कि डाउन साइड रिस्क क्या है, हम्म। कि इस समय नीचे कहाँ जा सकता है। मैंने उस टाइम भी, जब मेरे ख्याल उस टाइम 4,400-500 के बीच में था, जब मैंने कहा था कि 10% के करीब का डाउन साइड रिस्क मुझे नजर आता है, मैंने भी ये बात बोली थी। हाँ। 10% अगर आप 4,400-500 में करें तो लगभग 4,000 के आसपास आ जाता है। परंतु अपसाइड पॉसिबिलिटी, इसीलिए इसीलिए विक्रांत, ये जो एसआईपी मेथड है निवेश करने का, इसीलिए वो काम का होता है, हम्म। क्योंकि वो आपको अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करते हैं, आप मल्टीपल प्राइसेस पे आप पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म। अब 4,000, आज 4,330, 35, 40 है इस टाइम। जब 4,200, कल तो 2,000, 4,200 के भी, 4,300 के भी नीचे चला गया था। हो सकता है, देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा। बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में कितनी है इस टाइम, आपको हैरानी होगी, बॉन्ड यील्ड 4.6 के आसपास जा रही है। और अब जो बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है विक्रांत, हाँ ये जरूरी बात ये करनी है यहाँ पर, क्योंकि जबकि क्रूड की कीमत थोड़ी सी कूल डाउन हुई है, हाँ। $93 के आसपास आया है, परंतु जो महंगाई है अमेरिका में, हम्म। और वहां पर जो फार्म पेरोल्स वगैरह आए हैं, उनके फार्म पेरोल से वो लोग पीसी इन्फ्लेशन निकालते हैं, उनको लग रहा है कि अब फेड रेट नहीं घटाएगा, हम्म। ये उनको नजर आ रहा है, बल्कि फेड रेट बढ़ा सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि केविन वॉश, क्योंकि उनके उनके आदमी है डोनाल्ड ट्रंप के, मुझे नहीं लगता वो रेट बढ़ाएंगे। बहुत हैरानी होगी अगर वो रेट बढ़ता है। अगर रेट बढ़ेगा तो फिर सोना यहाँ से थोड़ा सा हम्म। और नीचे, तो अब अगला जो बड़ा ट्रिगर होगा सोने के लिए विक्रांत, वो होगा फेड की मीटिंग इसी महीने है। हाँ, इसी तो महीने फेड 16 की सत्रह मीटिंग में। में, हाँ जी, तो फेड की जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में जो अनाउंसमेंट्स होंगे, अगर तो रेट बढ़ते हैं तो सोना और नीचे आएगा, अगर रेट नहीं बढ़ते हैं तो आपको सोना थोड़ा यहाँ से रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। पर ये सच है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, हम्म। उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स वहां पर हाई हैं। तो सबसे बड़ा, जो आपको याद होगा पहले मैंने बताया, तो बॉन्ड यील्ड वो एक ऐसा पैरामीटर, पैमाना है, जो सोने चांदी की कीमत को सबसे नजदीक से इम्पैक्ट करता है। हम्म। उसके बाद डॉलर इंडेक्स भी 100 से ऊपर, अभी भी 100 से ऊपर चल रही है। आप लगाइए डॉलर, जबकि अब इस समय जो क्रूड की प्राइसेस है वो थोड़ी कूल डाउन हुई है, हाँ। बॉन्ड यील्ड अभी भी 100 के आसपास बनी हुई है। तो अब ये इससे क्रूड ऑयल से हटके महंगाई फोकस्ड हो गया है। परंतु परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है विक्रांत के, ये जैसे युद्ध समाप्त होगा तो सोना चांदी इन सब चीजों से हटके अपनी स्वतंत्र चाल करेगा। ये अमेरिकन वे ऑफ सेटिंग प्राइसेस है, ये बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, सोने चांदी की कीमतों के। भारतीयों को तो इससे को मतलब, यहाँ तो धनतेरस और अक्षय तृतीया से सोने चांदी की कीमतें शादी के सीजन से ऊपर नीचे जाती है, वहां पर इन चीजों से जाती हैं। पर क्या करें, अब वो दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, तो उनकी उनकी प्राइस डिस्कवरी वहीं से करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं। सर कल तो यूएस इन्फ्लेशन का डाटा भी आ रहा है, अगर वो डाटा भी खराब हुआ तो हो सकता है कि फिर तो कोई चारा ही नहीं बचेगा कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बात चर्चाएं हो रही है, हालांकि आप कह रहे हैं कि उसकी संभावना कम दिख रही है। तो अगर रेट बढ़ा तो सोने चांदी पर बड़ा जी दबाव रहेगा ये। बिल्कुल, फिर जो वो 4,000 की आप बात कर रहे हैं, फिर वो वहां तक जा सकता है, अगर रेट बढ़ता है एक बार को तो जा सकता है, अगर प्रेशर पड़ता है। हम्म। पर मैं इस आधार पे कह रहा हूँ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि केविन वॉश जो फेड के चेयरपर्सन है, वो डोनाल्ड ट्रंप के आदमी है, और डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली कभी ये नहीं चाहेंगे कि रेट वहां पर बढ़े, क्योंकि जैसे ही रेट बढ़ता है पैसा वहां महंगा हो जाता है। अमेरिका में अच्छी बात नहीं है ये, और वहां की इकोनॉमी भी प्रेशर में आएगी। इस बात को तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं, इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स वो समझते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने एक बार हंटर चलाया तो केविन वॉश नहीं बढ़ाएंगे। पर अगर केविन वॉश ने स्वतंत्र रूप से सोचा तो इस पर रेट बढ़ने का माहौल तो बना हुआ है। हाँ। तो इसलिए सोने चांदी के जो जो निवेशक हैं, उनको मेरी यही सलाह है कि आप एसआईपी, अगर आप अभी भी निवेश करते हैं तो हम्म। एसआईपी मेथड से करें। तो कुछ आपने 4380 पे लिया, आप हाँ। अपने सलाह ले लें अपने हाँ। वित्तीय सलाहकार से, कुछ 4200 पे, कुछ 4300 पे, कुछ 4100 पे अगर आता है। ये सब अटकलें हैं, अभी ये सब अटकलें हैं, और ये सब प्रिडिक्शंस हैं, ये सब एनालिसिस है। बाकी हकीकत एक दिन में बदलने में टाइम नहीं लगता। हम जितनी बातें कर रहे हैं सब गलत हो हाँ। सकती हैं, अगर हाँ। परिस्थितियां यहाँ से बदल जाती हैं तो। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये परिस्थिति बदल जाने की संभावना बहुत हाई होती है। तो इसलिए इसलिए आप हर एनालिसिस
को अलग से देखें और अगले एनालिसिस का वेट करा करिए, क्योंकि परिस्थिति जब बदलती है तो हम उसके अनुसार हम एनालिसिस करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आपके पास आते हाँ, होंगे, कभी यार कभी। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कभी ये हाँ, तो जब गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। ऐसा ऐसा इसलिए होता है हाँ, क्योंकि हम भी परिस्थितियों के अधीन है। हाँ, इनफैक्ट सारी दुनिया परिस्थितियों के अधीन है। जब जैसी परिस्थिति होती है, मैं आपको उस हिसाब से विश्लेषण, उन हाँ, परिस्थितियों का विश्लेषण करके बताता हूँ, फिर बोलता हूँ काश मेरे हाथ में होता हाँ, तो आज सोना $10,000 तो मैं आज ही करा देता। हाँ। लेकिन सर एक बात जो आपने बीच में बोली कि हमारे यहाँ तो दिवाली धनतेरस इसके आधार पर तय होता है, लेकिन इस बार तो लग रहा है दिवाली धनतेरस इसके आसपास ही भयानक प्रेशर में हम लोग रहेंगे, क्योंकि अगर आज भी युद्ध रुक जाए तो सर 3-4 महीने तो कहा जा रहा है कि बड़ा प्रेशर रहेगा। और त्योहारी सीजन हमारा 2-3 महीने में त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, और वही उसी टाइम इस तरीके का प्रेशर रहेगा। तो आने वाले समय में दिक्कतें इस बार तो त्योहारी जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, दिवाली पर दिवाला टाइप स्थिति बनती हुई। नहीं नहीं, आप तो बहुत आगे पहुंच गए हैं विक्रांत। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन में 3 दिन होता है। अभी तो बहुत दिन हाँ। बाकी है, दिवाली धनतेरस तो अभी बहुत दूर है। हाँ, इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो एक दिन में 3 दिन मैं मानता हूँ। हाँ, हमारा जब एक दिन होता है ना, तो उस शख्स का 3 दिन हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि वो 3 बार अलग अलग रुख दिखाते हैं, 3 अलग अलग बातें करते हैं। तो अभी धनतेरस दिवाली अभी दूर की बात है। अभी तो उसके आई थिंक एक कहावत होती है इंग्लिश में, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। उस समय क्या परिस्थिति होती है देखिए। और आपने जो बात कही उसमें एक बात, मैं उस बात में से बात निकालता हूँ। जी। जब तेज था जब तेजी होती है तो लोग कहते हैं धनतेरस अक्षय तृतीया शादी का सीजन, ये तो हाँ। भैया हमारा, हम तो खरीद ही नहीं सकते हैं। अब हाँ, आप जब नीचे हैं, आप कह रहे हैं भैया ये तो दिवाली का दिवाला निकल रहा है। तो एक कहावत होती है इंग्लिश में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं जाते जाते आपको वो बता जी, देता हूँ। जी। इंग्लिश में कहावत है, शायद कुछ लोगों ने सुनी होगी, पर बड़ी मजेदार, मेरी फेवरेट कहावत है। और हाँ, आप बताइएगा आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते। हाँ, एज अ रूल मैन इज अ फूल, हाँ, एज अ रूल मैन इज अ फूल, व्हेन इट्स हॉट ही वांट्स इट कूल। हाँ। जब गर्म होता है तो उसको ठंडा चाहिए। बिल्कुल व्हेन ठीक इट्स बात है। कूल व्हेन इट्स कूल ही वांट्स इट हॉट। जब हाँ, ठंडी हो जाती है तो उसको गर्म चाहिए। ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। एज अ रूल मैन इज अ फूल, व्हेन इट्स कूल ही वांट्स इट हॉट, व्हेन इट्स हॉट ही वांट्स इट कूल, व्हेन इट्स कूल ही वांट्स इट हॉट। ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। तो जो चीज नहीं होती ना, हाँ। हम उसी की तरफ हमेशा देखते रहते हैं। तो अभी तो आपने तो आज उल्टी बात भी कर दी कि दिवाली का नहीं दिवाला, नहीं, जब मेरा पिछले साल, मेरा जब वो पिछले, सर सोने चांदी के दाम कम होने को लेकर नहीं थी। मेरी चिंता ये थी कि इस हाँ, तरीके का दबाव निवेशकों के रहेगा लिए, कि कैसे खरीदेगा कैसे निवेशकों, आदमी, चाहे कोई भी रेट अरे तो रहे। हाँ, उनकी भी तो बात करिए ना, जिन बेचारों ने शादी ब्याह के लिए बनवाना है, उनके लिए तो हाँ, आसानी हो गई ना। हाँ, उनके लिए उनको कम से कम ये ठीक क्यों दाम भूल पर गए। मिलेगा। तो दो एक। दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो हाँ, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हाँ, उनके लिए तो अच्छा है, थोड़े दाम नीचे हैं, लोग हाँ। खरीदेंगे। जो निवेशक हैं, अब मैं समझ रहा हूँ आपके दिल के करीब निवेशक ज्यादा है, लेकिन सर वो जो महिलाएं। लेकिन सर जो ज्वेलर भी है ना, वो ये कहते हैं कि जब महंगा होता है तभी बिकता ज्यादा है, जब सस्ता होता है तो लोग हाँ खरीदते कम है। ये भी एक सर हाँ, ये बात साइकोलॉजी सही है। है, हाँ, ये बात सही है। पर ये भी तो सच है ना विक्रांत, जो शादी ब्याह वाले जिनको लेना हाँ, होता है, और धनतेरस और अक्षय तृतीया का आपने जिक्र हाँ, किया, इसमें जब अगर पहुंच में होता है हाँ, बिल्कुल। तो लोग ले ही आते हैं घर पर। ऐसा नहीं, ये बात सच है आपकी कि चढ़ते में लोग ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में निवेश का भी रहता है। हाँ, इस्तेमाल भी करेंगे और निवेश भी करेंगे, इसलिए ऐसा होता है कि चढ़ते चढ़ते में खरीदते हैं। पर करना वैसे उल्टा चाहिए। बहुत हाँ। कठिन काम होता है ये जो बहुत मैं कह कठिन रहा हूँ, काम करना होता है, उल्टा बिल्कुल। चाहिए। कहना हाँ, आसान है, करना मुश्किल है। दिल मानता नहीं है, दिल है कि हाँ, मानता नहीं, क्योंकि आप गिरते में, कहते हैं कि गिरती हुई छुरी को पकड़ो तो हाथ कट जाता है, बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ, तो पर निवेश का रूल ही बड़े अटपटे से हैं। वॉरेन बुफे यही करते थे। देखिए वॉरेन बुफे ने कहाँ से कहाँ बर्कशायर हैथवे को कहाँ पहुंचा दिया। हाँ, और उन्होंने हमेशा ही, मैंने देखा है, गिरी हुई मार्केट में खरीदा है हाँ। और चढ़ती हुई मार्केट में सामान बेचा है। हम्म। कठिन काम है, पर जो करता है वो फिर वॉरेन बुफे बनने की आप समझिए गोल रख सकता है अपना। हाँ। एक अंतिम सवाल सर, दबाव क्या ज्यादा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया उज्ज्वला योजना के तहत, पहले 12 सिलेंडर दिए जाते थे सब्सिडी वाले, फिर 9 किए गए पिछले साल, और अब उसे घटाकर हम्म। 4 कर दिया गया है। तो क्या दबाव बड़ा बनता जा रहा है और वो दिन पर दिन दिखाई दे रहा है अब फैसलों में सरकार के, क्योंकि दिखाई दे रहा है, पर मैं फैसले मुझे सरकार ले मुझे रही है। जी।
मुझे लगता है विक्रांत कि मैंने कल भी और पिछले 2-3 दिन में बहुत सारे चैनल्स प्लेटफॉर्म पे कुछ अखबारों को भी मैंने इंटरव्यू दिए। जी। मैंने मेरी इसमें थोड़ा सा मत फर्क है। मेरा फर्क ये है कि मुझे लगता है कि सरकार क्योंकि वेलफेयर स्टेट में बिलीव करती है, सरकार लोगों के भलाई के लिए, मुझे लगता है सरकार को एक कुशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये ऐसे खुले सांड की तरह कीमतों को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो लोग, हमारे देश में क्या है कि गरीब आबादी ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है, मिडिल क्लास ज्यादा है, ज्यादातर ये जो पैसे वाले लोग हैं उनकी तो गिनती बहुत कम है। वो बिल्कुल। बहुत पैसे वाले लोग गिने तो मुश्किल से देश में आपको 2-3-4 करोड़ लिख देंगे। मेरा मतलब है जो लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं, कई लाख, 5 लाख, 10 लाख, इनकी गिनती बहुत कम है। ज्यादातर तो मैं समझता हूँ जो भी निर्णय लिया जाना चाहिए वो जो मेजोरिटी ऑफ जनता है उसके, उसमें तो सरकार के पास कुशन प्रोवाइड करने के लिए रूम है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा 4.5% है, राजकोषीय घाटा, हाँ। तो हम इतना इतना बुरी हमारी हालत नहीं है। पहले भी मैंने आपको कहा था। और अगर ये 4.5 का 5 भी हो जाता है, अगर मैं 1 लाख करोड़ निकाल के एक तरफ रख देता हूँ इस काम के लिए कि मेरे 7.5 रुपए की पेट्रोल डीजल की कीमत को वापस कर दिया जाए, और मेरा ये गैस के सिलेंडर पे जो कुछ कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा है इसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये मेरी अर्थव्यवस्था के हित में है। और वो उससे क्या होगा कि सरकार को एक तो ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, सरकार को तारीफ मिलेगी, सरकार को पहले बता, बल्कि मैं और एक आपको राजनीतिक मुद्दा बताता हूँ, जी। पहले बढ़ाइए फिर घटा दीजिए, तो तो उससे लोगों को लगेगा देखिए सरकार ने स्टेप इन किया। कोई आलोचना करेंगे पहले बढ़ाया फिर घटाया, बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। उसको 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 इकोनॉमिक्स की दृष्टि से समझना होगा कि सरकार ने, अगर हम सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पे दे सकते हैं, हम सब्सिडी गैस सिलेंडर पे दे सकते हैं, तो मुझे लग रहा है अगर ये देश वेलफेयर स्टेट है तो सरकार को अगर 1 लाख करोड़ ऐसे में एक तरफ करना, रोक दीजिए ना थोड़ी सी वो स्कीम्स, वो जो इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, कुछ एक सड़कें, बाद इतने साल भी तो नहीं बनी सड़क विक्रांत, अगर और 6 महीने नहीं बनेगी तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर ये पास ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन गरीब परिवारों को, उनका एक आदमी के अगर घर में 7 आदमी है, उसके घर में हर 20 दिन में एक सिलेंडर खत्म हो जाता है। अब जिसके घर में 20 दिन में एक सिलेंडर खत्म हो रहा है, उसको तो साल के 9 भी कम पड़ते थे, 12 भी कम पड़ते थे। तो अब तो 4 आ गए। अब 4 से होगा क्या कि उसको ये 4 तो जो 500-600 जितने का भी है उतने का मिलेगा, ठीक है। बाकी के सिलेंडर उसको फिर वो उस रेट पे लेने पड़ेंगे, या फिर अब तो कुछ लोग तो ब्लैक में भी लेते हैं। तो उन परिवारों के ऊपर मुझे लगता है भार पड़ेगा। तो या तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मनमानी कर रही हैं और सरकार ने उनको छूट दे दी है कि आप जो है जो मर्जी लगाना है आप लगाओ। तो पर अगर आप इसको वेलफेयर स्टेट की दृष्टि से देखें, इट मे बी बैड इकोनॉमिक्स, आई अंडरस्टैंड, बट गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, बैड पॉलिटिक्स इज गुड इकोनॉमिक्स। तो ये इस समय गुड इकोनॉमिक्स हो रहा है, पर पॉलिटिकल, आप तो पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं बहुत समय तक, मुझे लगता है दिस मे बी गुड इकोनॉमिक्स बट दिस कैन टर्न आउट टू बी बैड पॉलिटिक्स। ये आप मान रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार की लोकप्रियता, वो लोकप्रियता में अंतर पड़ता है। क्योंकि सरकार, और देखिए एज एन इकोनॉमिस्ट मैं जानता हूं कि आपके पास एल्बो रूम है, या तो ये ना हमारी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है फटीचर के, हमें इस समय सरकार के वित्तीय कोष का दिवालिया निकल, मेरे पास सारे नंबर्स हैं। तो मुझे लग रहा है अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.5 की बजाय 5 भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो असाधारण परिस्थितियां हैं। इसमें असाधारण परिस्थितियों में असाधारण आपको कदम उठाने पड़ते हैं। आम जनता जो है ये धीरे धीरे करके महंगाई अगले 2-3 महीने में नाक में दम करने लगेगी। फिर उस समय सरकार क्या करेगी? फिर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और विपक्ष तो आपको पता है, वो राहुल गांधी के फिर कमेंट आएंगे, महामानव मोदी, महंगाई मानव मोदी, महंगाई मैन मोदी, इस प्रकार के फिर बयान आने लग जाएंगे। फिर सरकार को वो राजनीतिक बहस हो जाएगी। पर आम आदमी को राहत देनी जरूरी है। आम आदमी के ऊपर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां असाधारण है, तो कुछ असाधारण कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बेबाकी से अपनी बात की और तमाम चीजें समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर। थैंक यू सो मच।